कहा जा रहा है इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, बहुत ज्यादा बड़े पॉलिसी चेंजेस सरकार कर नहीं सकती है, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले लोक लुभावन बजट की कितनी उम्मीद इस बार करनी चाहिए। सीइंग द बैकग्राउंड, इतिहास को देखते हुए, इससे पहले भी चुनावों से पहले बजट का ऐलान किया गया है और ऐसा नहीं है कि बड़ी योजनाओं का ऐलान नहीं हुआ। जी, आपने सही कहा कि ये जो चुनाव से पहले जो अंतरिम बजट है इसमें लोक लुभावन कुछ पॉलिसीज आएंगी। जो प्रधानमंत्री ने बोला, युवा है, उसके बाद किसान है, गरीब जो है, ये हमारे असली जो कास्ट है, चार जो उन्होंने बताया था, और उन पे फोकस रहेगा। दूसरा जो जैसे कि आप बता रही थी, जो किसान सम्मान निधि है या फिर जो आयुष्मान भारत योजना है उसके 5 लाख से आगे किया जाएगा। तो ऐसे जो डायरेक्ट जो जनता जो है, वो जो बेनिफिशियरीज है, जो जनता को असर देता है, उनके लिए ये बजट आएगा। और ये चूंकि सरकार के खर्चे और उसके चलाने के लिए पेश किया जा रहा है, तो और भी कुछ बहुत बड़ा ये नहीं आएगा। दूसरा, इनकम टैक्स रिबेट पे भी बात किया जा रहा है कि जो 7 लाख है उसको आगे बढ़ाया जाए, या जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ रहा है उस पे भी सरकार उस पे सोचेगी। तो इस सब चीजों का कुछ वहां पे जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी सरकार आई है उनके हर के कार्यकाल में यह इंटरिम बजट का आया है और उन्होंने चुनाव जीतने के लिए कहिए या जो भी कहिए, ऐसे लोक लुभावने वादे लेके आए हैं। दूसरी बात, किसान सम्मान निधि है, अब देखिए कांग्रेस ने कहा था कि हम स्टेट वाइज अगर बात कर ले, हम आएंगे तो 12,000 कर देंगे। अभी तक जो बहुत ही बढ़िया से डीबीटी के जरिए 6,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसमें जरूर सरकार उसको जो है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर इसकी मार देख लीजिए, मौसम की मार देख लीजिए फसल पे। दूसरी बात है कि जो एमएसपी वाला जो सेगमेंट्स है, कि जो किसान मांग कर रहे थे कि आप एमएसपी पे एक नया कानून लेके आओ, या एमएसपी जो अभी आप देखेंगे गेहूं की खरीद होगी तो उसमें बढ़ाया जाए, या गन्ने किसानों को कुछ और राहत दिया जाए। तो इस सब सेक्टर्स पे सरकार का इस बजट में बेसिकली फोकस रहेगा। जल्दी से बताइएगा सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेक्टर्स जिसमें ऐलान आपको लगता है होना ही होना है। मेरा जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक तो किसानों के लिए लेके आएगी, क्योंकि किसान, और दूसरा जो है जो सरकार को जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो चीजें हैं, महिलाओं को आपने छोड़ दिया। महिला तो मेन है। हाँ। इस सरकार का आप अगर फोकस देखेंगे 26 जनवरी से लेके या कभी भी किसी भी बजट में वो महिलाओं को फोकस किया है, तो वो उस पर फोकस रहेगा। ठीक है, देखिए पिछले 5 साल में जो बजट है वो 61% बढ़ाया गया है और जाहिर है कि हर एक मूविंग ईयर के साथ हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि सरकार जो बजट का दायरा है वो बढ़ाएगी, प्रावधान बेहतर करती हुई नजर आएगी ताकि लोगों को राहत मिले। भव्य, आपसे एक रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास फोन आते होंगे, आपसे लोग मुलाकात करते होंगे और क्या कहते होंगे कि कैसे टैक्स में बचाऊं, किसी तरीके से मेरा टैक्स का पैसा बचा दीजिए। अब ये बताइए कि एक मिडिल क्लास की नजर इसी पर होती है कि किसी तरीके से मैं टैक्स सेविंग कर लूं। इस बार की उम्मीद टैक्स स्लैब को लेकर क्या करनी चाहिए? टैक्स स्लैब्स के लिए तो शायद उम्मीद कम है, बिकॉज अगेन इंटरिम बजट है, बहुत ज़्यादा डिक्लेरेशंस गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। पर फिर भी एक उम्मीद ये है कि पिछली बार भी इंटरिम बजट में जो है इसी सरकार ने, इसी नेतृत्व ने कुछ डिडक्शंस दिए थे। तो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का डिडक्शन का एक्सपेंशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक्सपेंशन, इन चीज़ों की उम्मीद की जा सकती है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काफ़ी टाइम से एक सेम बना हुआ है, उस पर भी आ सकता है। तो उसके अलावा मिडिल क्लास को थोड़ा सा जीएसटी में भी इम्पैक्ट मिल सकता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट है। जीएसटी में कुछ सेक्टर्स में रेट रैशनलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन ज़रूर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिथियम बैटरीज जो यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेट ज़रूर 5% जीएसटी का है, लेकिन लिथियम बैटरीज पे 18% है, उस पर रैशनलाइजेशन की एक्सपेक्टेशन है। रेस्टोरेंट्स का बिल, वो तो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, वो बढ़ सकता है, वहाँ जीएसटी रेट 12% हो सकता है, वो एक ऑफसेट मिल सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में बहुत ही लिमिटेड चेंजेस की एक्सपेक्टेशन है, बट आपने कहा डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत कम उम्मीद है, लेकिन सागर पंघाल जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि लगातार लोगों से बात होती है और आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं, लोग ये कहते हैं कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है तो 1 नेशन 1 टैक्स की बात क्यों ना की जाए। हम अपनी सैलरी का कितना % डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में दे देते हैं। क्या 1 टैक्स को लेकर कभी आपको लगता है कि विचार की कोई भी उम्मीद या इसका स्कोप? देखिए, 1 टैक्स मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी 1 टैक्स का कोई प्रोविज़न सामने आएगा। जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि पहले से कयास भी लगाए जा रहे थे कि ये इंटरिम बजट होगा
जैसा अभी प्रूव भी हो गया है कि ये इंटरिम बजट ही है और ये अंतरिम बजट ही की तरह माना जाएगा। इसके साथ साथ जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला भी था कि ये वोट ऑन अकाउंट पे होगा, तो मैं आपके दर्शकों को सबसे पहले एक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से वोट ऑन अकाउंट के बारे में बताना चाहता हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में जो आर्टिकल 116 है, आर्टिकल 116 ये बोलता है कि हमारा जब भी भारत सरकार चाहे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा ले सकती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है कि जितने भी हमारे एमपीज हैं, जितने भी हमारे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी जो सैलरी विदड्रॉ होती है या और भी जितना भी स्टाफ और भी बहुत सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रहता है, वहां से एक अप्रोप्रिएशन बिल सरकार को पास करवाना पड़ता है सीएफआई से पैसा निकलवाने के लिए, और अप्रोप्रिएशन बिल को बजट प्रोसेस के दौरान ही आपको पास करवाना पड़ेगा। तो जैसा कि एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाने में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत प्रॉब्लम होगी। वो लेकिन बहुत एक इजीली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे पूछी थी कि हम अपनी सैलरी का कितना पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में दे देते हैं, मतलब एक लंप सम कितना चला जाता है? 28 से 30% के हिसाब से। 28 से 30%। तो उस 28 से 30% में डायरेक्ट में तो बहुत ज्यादा चेंजेस का स्कोप नहीं है। जनवरी में जीएसटी का रिटर्न आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ सेकंड हाईएस्ट हुआ है, तो क्या लगता है उसी के साथ कंटिन्यू करेगी? बिकॉज दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू सोर्स। पूरी एक्सपेक्टेशंस यही रहेंगी कि वो उसी के साथ कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये एक चुनावी बजट की तरह काम करेगा, क्योंकि इस बार इलेक्शंस हैं। बजट को मेरे हिसाब से आपको बजट को किसान और आम आदमी के हिसाब से हितैषी रखना चाहिए। जैसा कि हम सुबह देख रहे थे, निर्मला सीतारमण जी एक हलवा सेरेमनी का ऑर्गेनाइज किया गया, हलवा सेरेमनी। मेरे हिसाब से आम आदमी और किसान भी अगर हलवा खाएगा और उसको भी अगर इतनी सुविधाएं मिले कि वो भी एक हलवा बनाने में बहुत इजीली उसको कैपेबल हो पाए, तो मेरे हिसाब से वो बजट की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बिल्कुल, और आम आदमी तक हलवा पहुंचे, मीठा पहुंचे, ये सबसे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? डॉक्टर आस्था आहूजा, मुझे ये बताइए, आप तो अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये जो अर्थशास्त्र है ये सबकी समझ में बहुत ज्यादा आ नहीं पाता है, क्योंकि हम घर का तो पैसा समझते हैं कि इतना आया इतना गया, ठीक उसी तरीके से बहरहाल देश का बजट भी होता है, लेकिन फिर भी मैं ये समझना चाहती हूँ कि 36 करोड़ हमारा यूथ है, लगभग 29 करोड़ के आसपास किसानों की आबादी है, इसको बाइफरकेट सरकार कैसे करती हुई नजर आएगी? और जिन 4 जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री करते रहे हैं, महिला हैं, युवा हैं, आपके किसान हैं और इसके साथ ही गरीब हैं, गरीबी रेखा से हमने देखा एक बड़ा परसेंटेज ऑफ नंबर्स बाहर ऊपर की तरफ आए, ऐसे में इन चारों पर फोकस कितना ज्यादा रहेगा स्पेसिफिकली? बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पहले मैं ऐड करना चाहूँगी कि जीएसटी के रेट्स जो हैं, मैंने पहले भी यह बात बोली है आपके चैनल में ही सुबह कि जीएसटी के रेट्स जो हैं वो जीएसटी काउंसिल में ही होंगे डिसाइड, बजट में नहीं होंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई है कि दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स ऑल्सो। और इनकम टैक्स की जैसे बात की थी कि इनकम टैक्स जो है बोला कि कितना हम डायरेक्ट टैक्स में देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में देते हैं, उसमें थोड़ा सा मैं बोलूँगी पहले कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं, तो अगर ये इनसे हमारा जो शेयर जीडीपी में बढ़ता है तो दैट मीन्स इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, प्रोग्रेसिव है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर बढ़ता है जीडीपी में तो वो रिग्रेसिव होते हैं, क्योंकि वो हर तबका देता है, जिसकी आपने अभी बात भी की कि गरीब आदमी भी देता है, सब देते हैं उसको, हर इनकम स्केल के जो लोग होते हैं वो देते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो उस पर हमारा ज़्यादा शेयर होना चाहिए। अगर अभी मैं डाटा देखूँ डायरेक्ट टैक्स का, तो इसमें इनकम टैक्स का जो है, डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है जीडीपी में वो बढ़ा है, लेकिन उसमें भी शेयर जो है वो इनकम टैक्स का ही बढ़ा है। यानी कि भार जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर आ रहा है, ना कि कॉर्पोरेट उस पर हो रहा है। और कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम भी किया था इस सरकार ने जो है, तो ज़्यादा जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर आ रहा है। अब सैलरीड क्लास का जो आपने कहा कि क्या हो सकता है, यूथ, सबसे बड़ी यूथ की समस्या जो मैंने पहले भी आपके चैनल में कही, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जो है, अगर जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इससे इनइक्वालिटी होती है। बात हुई कि सुबह किसी पैनलिस्ट ने कहा कि पकौड़े भी चल रहा है, वो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज इन डिस्ट्रेस, that is not the quality. So we should focus on the improving the quality, not on the quantity. Quantum में ना जाएं हम जो है, quality की तरफ हम लोग जाएं उसके अंदर जो है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट यूथ को जो चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ को क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए वो चाहिए। किसानों के लिए जैसे लेकिन आप ये तो मानेंगे कि हर एक सेक्टर की अपनी अपनी नीड्स हैं, हर एक सेक्टर को फुलफिल करना, हर एक सेक्टर को बराबरी के साथ, हर एक बजट में, और वो भी इतने रिस्ट्रिक्शंस के साथ जब इंटरिम बजट हो, क्या आपको लगता है कि इम्बैलेंस हो सकता है और उसकी संभावना ज़्यादा होती है? देखिए, इंटरिम बजट है, जैसे पहले भी बात की गई है, और इंटरिम बजट में कोई मेजर अनाउंसमेंट्स नहीं होती हैं, बट
जैसे कहा कि 2019 में हुआ था, लेकिन इसकी सबसे पहले उससे शुरुआत पहले भी जो है 2014 में 2004-5 चिदम्बरम जी ने ऐलान किए थे, important थे। 2004-5 में बिल्कुल। जसवंत सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे वहां से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ उन्होंने बहुत कई वेलफेयर स्कीम्स को कंटिन्यू किया था, जैसे अंत्योदय अन्न योजना उन्होंने कंटिन्यू की थी, और मर्जर ऑफ डीए जो है बेसिक पे में 50% ऑफ डीए जो है वो मर्ज किया, तो काफ़ी स्कीम्स जो है वो की थी। ठीक है, तो ठीक है। एच.एस. भाटिया जी आपके पास आते हुए, एच.एस. भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। भाटिया साहब, पिटारे से क्या क्या निकल पाएगा? खुशी रहेगी, मायूसी रहेगी, कोई वर्ग खुश होगा, कोई वर्ग सोचेगा चलो अगले साल? देखिए, वैसे तो ये अंतरिम बजट है और जैसे बात हो रही है कि कोई मेजर अनाउंसमेंट्स की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो दिशा है जो पिछले 2 टर्म से चल रही है, 9 साल से बजट आ ही रहा है इसी सरकार का, तो दिशा तो बड़ी क्लियर है कि दिशा तो बिल्कुल ठीक जा रही है। इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो बिल्कुल सही पटरी पे है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 700 करीब $800 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट हुआ है 2023 में। तो ओवरऑल तो इकोनॉमी बहुत अच्छी शेप में है, लेकिन चूंकि ये बजट ईयर है तो साधारण सी बात है कि चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे महिलाएं हैं, उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा लुभाने का प्रयास रहता ही है एक इलेक्शन ईयर में, और ये बड़ा नॉर्मल है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए, अगर मैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहूं, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत कुछ सरकार ने दिया है पिछले 4-5 साल में। Absolutely. चाहे वो PLI स्कीम है, चाहे आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर उनको बेनिफिट दे रहे हैं या और सब्सिडीज और इंसेंटिव्स दे रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स आपका पिछले 5-7 साल में 30% से आज 23% तक आ गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिला है, और उन्होंने अच्छा काम भी किया है, जो रिजल्ट दिखा भी रहे हैं हमें। चाइना के मुकाबले लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, ये भी एक हमारा टारगेट भी है और एक हमारा मिशन भी है। अब सवाल आता है कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट दिया वो माल गया कहां? तो एक तो आपका चला गया एक्सपोर्ट्स में, और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, वो दिख रहा है हमें। दूसरा है कंजम्पशन, यानी कि लोकल कंजम्पशन। जब तक आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, तब तक वो मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है, वो जो उत्पादन है, वो कंज्यूम कैसे होगा? अगर आप 100% एक्सपोर्ट के हिसाब से अपनी नीतियां बनाएंगे, तो जब दूसरे किसी देश में कोई किसी तरीके का कोई वहां पर स्लो डाउन आता है या कोई उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, तो नुकसान आपके देश को होता है, हालांकि आपका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। इसलिए डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ानी बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपको डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी पड़ेगी एक आम नागरिक के हाथ में, जिसके अंदर आप चाहे उसको इनकम टैक्स से छूट दें, चाहे उसमें स्लैब चेंज करें या कोई आप डिडक्शन बढ़ाएं, आप किसी भी तरीके से आपको डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी पड़ेगी। यही पैसा मार्केट में वापस आएगा, इसी से सामान खरीदा जाएगा और यही पैसा वापस रोटेशन में आएगा। जीएसटी पे एक बात हुई कि बजट के अंदर उसका प्रावधान नहीं है उसको टच करना, क्योंकि वो जीएसटी काउंसिल में जाता है। बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन वो भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने का एक तरीका है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हालांकि आज बजट से उसका रिलेशन नहीं है, मैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपने बहुत सारी चीजें आज से 4 या 5 या 6 साल पहले उनको डिफरेंट स्लैब्स में डाला। आज अगर आप 28% का स्लैब देखें जीएसटी का, तो आज एक एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, 32 इंच के ऊपर के एलईडी, लेड एसिड की सारी बैटरीज, इतनी सारी चीजें हैं जो आपने उसको लग्जरी मान के 28% के स्लैब में डाला हुआ है, और आज ये सारी चीजें एक मध्यम वर्ग के लिए भी उपयोग हो रही हैं। तो जब तक आप उसको नीचे 28 से 18 या 12 तक नहीं लेके आएंगे, तब तक उसका कंजम्पशन ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है भाटिया सर, क्योंकि हर बार एक जो मध्यम वर्ग होता है वो यही सोचता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पैसा बच नहीं रहा है, खर्च कहां से करें, जो आ रहा है वो टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में चला जा रहा है, फिर इतना सारा खर्चा है, पैसा मार्केट में जब होगा ही नहीं तो पहुंचेगा कहां से, रोटेशन कैसे होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, जैसा कि मैम भी कह रही थी, कि सबसे ज्यादा अगर बोझ किसी पर पड़ता है तो वो मध्यम वर्ग है। वो मध्यम वर्ग है जिसको ये पता है कि उसी को अपनी जेब से पैसा निकालना है, जैसे निकाले अपने खर्चों में कटौती करे, जैसे करे, लेकिन ये होता ही होता आया है। बहरहाल देखिए, शायद कुछ पिटारे से निकल आए, उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन गजल अरोड़ा जी, आप तो इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप मुझे जरा ये बताइए कि किस तरीके से आप देखती हैं इस बजट को? दूसरा, यूथ में इन्फ्लुएंस इसको लेकर या उनको, उनकी जागरूकता कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा वो बजट डे के दिन अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमको क्या मिलने वाला है?
बिल्कुल सही बात है। जब हम युवा की इन्फ्लुएंसर की बात करते हैं एंड उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी विमेन को भी लेके, बिकॉज उनका क्या है, जब हम युवा और वुमेन की बात करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं मनी को लेके, उनके रिसोर्सेज कम होते हैं। तो जो ये बजट है, बजट के ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा है ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, युवा जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, एज मोदी सरकार ने पहले भी बोला है स्मॉल स्टार्ट स्मॉल एंड थिंक बिग, तो उसके लिए आई थिंक बजट के ऊपर बहुत सारा ध्यान रहेगा। विमेन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री लोन कैसे हो, टैक्स रिलीफ कैसे मिले, क्योंकि अगर, और मैं सेम चीज़ को अपॉर्चुनिटी को ऐड करना चाहूँगी हमारी कॉस्मेटिक मार्केट को, हमारी फैशन मार्केट को, जहाँ पे विमेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन अगर उनका जो वित्त है, जो उनको पैसा है वो कम मिलेगा, तो वो एक स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान होगा युवा का और विमेन का, सो दैट दे कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, उनके पास ज़्यादा हो। सेम चीज़ है हमारा एजुकेशन। सो युवा के लिए और विमेन के लिए खासकर हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर हमारा बजट कितना है, हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, बहुत स्टैंडर्ड एक चलता आ रहा है एजुकेशन को लेकर, बजट हर साल होता है, बट जो छोटे शहर हैं, जो मध्यम वर्ग हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को लेके, गाँव में लेके एजुकेशन को लेके क्या है। बड़े शहरों में हमारे पास प्राइवेटाइजेशन है, बट हमारे छोटे शहरों में विमेन और युवा को लेके, एजुकेशन को लेके क्या है, बिकॉज एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज आर लिंक्ड। तो हमारा बजट को लेके ये ध्यान रहेगा कि हमारे लिए क्या है, क्या रिलीफ है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे वो लोन लें जो इंटरेस्ट फ्री हो और दे कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। राइट। डॉक्टर आस्था, फिर उसके बाद सर्वेश जी मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन ये मुझे समझाइए, क्योंकि खर्चे की हम बात कर रहे हैं, हम अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हमने देखा कि पिछले कुछ वक्त में अलग अलग आयाम गढ़े गए जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब में डेवलप करें। स्किल इंडिया को लेकर लगातार फोकस किया गया कि जो हमारी वर्क फोर्स निकल रही है वो स्पेशलाइज्ड हो, वो तैयार हो। इसी वजह से हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक बड़े लेवल पे हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि इस बार के बजट में स्किल इंडिया, इस पर बहुत फोकस किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री इस विजन को सामने रखते रहे हैं, और अगर हम 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर खड़े रहने की चाहत रखते हैं, जिसके ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग और स्किल इंडिया का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम सुबह से बात कर भी रहे हैं कि स्किल इंडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और उसमें एजुकेशन का जो है, स्किल जो है, जैसे डॉक्टर रघुराम राजन की बुक भी थी कि हम असेंबली नहीं कर सकते हैं सिर्फ देश के अंदर, तो हमें हाई स्किल्ड जो है वो डेवलप करना चाहिए यहाँ पर। तो उसमें अगेन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सर्वेश जी, ये समझना चाहूँगी, क्योंकि हम बार बार इस पर देखिए चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये तो इंटरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट है, बहुत बड़े लोक लुभावन ऐलान नहीं किए जा सकते, लेकिन गिवन द रेफरेंस, मैंने पहले भी चर्चा की 2014, उससे पहले फिर 2019, इंपॉर्टेंट ऐलान तो किए ही गए हैं। कितना परसेंटेज वोट मार्जिन पार्टीज का ऑन डेटा बढ़ा है बजट के ऐलान के बाद, अगर आप ब्रीफ कर पाए तो? देखिए, ये जो परसेंटेज अगर आप देखेंगे मोदी गवर्नमेंट का देखिए, तो अगर स्टेट इलेक्शन में जहां उनको 40% मिलता है, 2019 का इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, तो वहीं पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई, कर्नाटक की बात देखें तो वहां पे 50% वोट से वो लेके आ गई, 25 सीट्स आउट ऑफ 25 जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है, और वो हर एक गवर्नमेंट के साथ ये हुआ है। लेकिन बाकी के जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो 2014 में यूपीए सरकार हारी, क्योंकि उस समय हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, अगर बजट के मामले में कहिए या जो एक अर्थशास्त्री थे, फिर भी वो सरकार हार गई लोक लुभाव ने बजट लाने के बावजूद भी। तो बाकी के फैक्टर्स वहां पे प्रभावी रहा। दूसरी बात जो अभी स्किल इंडिया की बात कर रहे थे, ये देखिए मोदी सरकार 2014 में जैसे ही आई, उन्होंने इस डिपार्टमेंट मंत्रालय का गठन ही किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाए। जैसे नितिन गडकरी जी का जो मंत्रालय है, आप देखिए कि सबसे अगर नंबर दिया जाए 0 में से 10, तो 10 आउट ऑफ 10 उनको मिलेगा। और ये जो स्किल डेवलपमेंट है, ये अभी समय की डिमांड है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, लेकिन अगर एजुकेटेड युवा भी है तो वो स्किल्ड नहीं है। अगर इंडस्ट्री बाहर से आ रही है, चाइना को छोड़ के अगर आज ताइवान
ताइवान से सेमीकंडक्टर बनाने की कंपनी इंडिया में लगेगी या मोबाइल बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ वो स्किल्ड वर्कर्स नहीं होंगे तो कैसे होंगे? अगर मतलब सेंट्रल आप कह रहे गवर्नमेंट हैं कर कि रही ईज है, ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम दे रहे हैं तो उसके लिए हमको अपनी लेबर फोर्स को स्किल करना होगा। जी हाँ, और ये Sustainability बहुत बड़ा बात है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट का और जो फोकस है, अगर आप देख लीजिए कि युवाओं को आज हमारे भारतवर्ष में 1 लाख से ज्यादा ऊपर स्टार्टअप्स हैं, वहां भी लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसको सहूलियत देने के लिए। सर्वेश जी, आपने स्टार्टअप की बात की, इसीलिए मुझे मेंशन करना होगा, स्टार्टअप्स को लेकर जिस तरीके का क्रेज पहले था वो क्रेज भले ही कंटिन्यू हो, लेकिन उनको जिस तरीके से लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, आपको लगता है वो पिछले 2 साल में थोड़ी डाउन हुई है? एटलीस्ट मेरी रिसर्च ये कहती है। देखिए, हर इंडस्ट्री में कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, लेकिन आप अगर अंदाजा लगाइए, एक लोन है इनका मुद्रा योजना को लोन लेके बहुत सारे ऐसे जो छोटे व्यापारी हो या बड़े लोग हो, 10 लाख तक का लोन दिया जाता है और उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो पेंडेमिक था, कोविड के समय में, जो नॉर्मल जो वेंडर्स थे, ठेला लगाते थे, रेडी पटरी पे बैठते थे, उनके लिए भी उन्होंने एक प्रावधान किया, 10,000 5,000, और उन्होंने 10,000 का अगर वो गवर्नमेंट को चुका दिया तो फिर वो नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं। तो ये सब जो चीजें आई हैं, ये उन जो ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं या जो कारोबारी हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको मदद करने के लिए और जो रोजगार उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट का खासा फोकस रहेगा, क्योंकि वो सीधा और सीधा असर उनके वोट बैंक पे डालता है। मैंने क्या कहा आपसे कि हर वर्ग को उम्मीद है। जैसे कि सर्वेश जी ने बताया स्किल डेवलपमेंट के बारे में, आईटी सेक्टर जो होता है, हमारे इंडिया का आईटी सेक्टर जो है वो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट लेके चलता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है और ये ऑन रिकॉर्ड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 तक 50% एम्प्लॉयज को रीस्किल करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास आज के दिन वो इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज्ड नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है, तो उनको 50% और बदलते समय के साथ सर चीजें अपग्रेड हो रही हैं, ये हमको बड़ा प्रैक्टिकली समझना होगा। और आपके पास रिप्लेसमेंट फोर्स है, क्योंकि आपके पास नई यूथ तैयार हो रही है, आपके पास रिप्लेसमेंट फोर्स है, और जो एग्जिस्टिंग है वो अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगी तो वो रिप्लेस हो जाएगी। हम चाहते हैं बजट में इससे भी रिलेटेड, हाँ, बजट में इससे भी रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लाए जाएं, कुछ अमाउंट दिया जाए, क्योंकि आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर इंडिया में रोल प्ले करता है। ठीक है।